पिछले विश्लेषण को याद करें, 1757 में प्लासी की लड़ाई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कारोबारी ताकत नहीं रही थी, बंगाल पर एक तरह से हुकूमत करने लगी थी। हाँ, करने लगी थी। पर वो असली राजनीतिक और कानूनी पकड़ वो तो अभी बाकी थी। वो एक और बड़ी लड़ाई के बाद आई। सही कहा, प्लासी ने दरवाजा खोला था, लेकिन 1764 की जो बक्सर की लड़ाई हुई उसने कंपनी को पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। आज की हमारी चर्चा इसी अहम 100 साल पर है, 1757 से 1857, जब कंपनी व्यापारी से शासक बन बैठी। तो चलिए समझते हैं ये बदलाव कैसे हुआ। स्रोतों को देखें तो प्लासी के बाद मीर जाफर नवाब बने, पर असल में तो वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली ही थे, है ना? बिल्कुल। और कंपनी ने फिर बंगाल को व्यवस्थित तरीके से निचोड़ना शुरू किया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। बहुत बुरा हाल हो गया था। और इसी उथल पुथल के बीच में जाहिर है टकराव बढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल। मीर जाफर के बाद आए मीर कासिम। उन्होंने थोड़ी कोशिश की कंपनी के बढ़ते दखल को रोकने की कोशिश की। क्या किया उन्होंने? जैसे उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, सोचा शायद कुछ दूरी बनेगी, और अपनी सेना को भी क्या कहते हैं यूरोपीय तर्ज पर ढालने की कोशिश की। अच्छा, यहीं से फिर बक्सर की लड़ाई की भूमिका बनी होगी। हाँ बिल्कुल। मीर कासिम अकेले तो लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने हाथ मिलाया अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस वक्त के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, जो नाम के ही बादशाह रह गए थे पर फिर भी। हाँ, नाम तो था ही। तो ये एक बड़ा गठबंधन बना। लेकिन दूसरी तरफ थी कंपनी की सेना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, कहीं ज्यादा अनुशासित, बेहतर हथियार। 1764 में बक्सर में जो लड़ाई हुई उसमें कंपनी की जीत निर्णायक थी, एकदम डिसाइसिव। क्या हुआ फिर? मीर कासिम का क्या हुआ? मीर कासिम को तो भागना पड़ा, शुजाउद्दौला हार गए और शाह आलम द्वितीय वो तो एक तरह से कंपनी के बंदी ही बन गए। यहाँ ये बात वाकई सोचने वाली है। कहते हैं कि प्लासी ने अगर बंगाल दिया तो बक्सर ने तो कंपनी को पूरे उत्तर भारत पर दावेदारी का मौका दे दिया। हाँ बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था? वो थी 1765 की इलाहाबाद की संधि। अच्छा, इलाहाबाद की संधि। हाँ, इसी संधि के तहत मुगल बादशाह ने, जिनके नाम का सिक्का अब भी चलता था, चाहे नाम का ही सही, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी? हाँ, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। बिल्कुल। इन विशाल और अमीर प्रांतों में टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार सीधा कंपनी को मिल गया। और तब रॉबर्ट क्लाइव ने एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था बनाई, दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली? हाँ। ये क्या चीज थी? सुनने में तो कुछ चालाकी भरा लगता है। चालाकी ही थी। देखिए, टैक्स वसूलने का काम और सारा पैसा वो कंपनी के पास, लेकिन प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था देखना, वो जिम्मेदारी नवाब के कंधों पर। मतलब ताकत कंपनी की, जिम्मेदारी नवाब की। वाह। हाँ, और इसका नतीजा भयंकर हुआ, जैसा 1770 के बंगाल के भयानक अकाल में दिखा। लाखों लोग मारे गए, और इसका एक बड़ा कारण यही था, कंपनी की बेरहम टैक्स वसूली और दूसरी तरफ प्रशासन की पूरी तरह से नाकामी। मतलब दीवानी मिलते ही कंपनी को यह समझ आ गया होगा कि अब सिर्फ व्यापार नहीं, राज करना है। बिल्कुल। और इस अकाल और बदइंतजामी ने, सच कहूं तो, कंपनी को भी थोड़ा सोचने पे मजबूर किया। उन्हें लगा कि सिर्फ टैक्स वसूलना काफी नहीं है, प्रशासन भी देखना होगा। अच्छा। हाँ, इसी के चलते फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये कानून लंदन में बैठे कंपनी के निदेशकों और भारत में उनके अफसरों के बीच ताकत का संतुलन बनाने और प्रशासन को थोड़ा सुधारने की कोशिशें थीं। और फिर वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने भी कुछ किया था ना? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त, ये जमींदारों वाली व्यवस्था थी। हाँ, इसमें जमीन का टैक्स हमेशा के लिए तय कर दिया गया और जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। मकसद था टैक्स वसूली आसान करना और एक वफादार वर्ग तैयार करना, लेकिन इससे किसानों पर बोझ अक्सर बढ़ ही जाता था। और कंपनी का विस्तार वो तो रुका नहीं होगा? बिल्कुल नहीं रुका। मैसूर से टीपू सुल्तान को हराया एंग्लो मैसूर युद्धों में, मराठों की शक्ति को तोड़ा एंग्लो मराठा युद्धों में, फिर आई लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 में। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। ये क्या तरीका था? ये भी चालाकी थी। ये एक बहुत ही चतुर जाल था, कह सकते हैं।
कंपनी भारतीय राजाओं को बाहरी हमलों से सुरक्षा का वादा करती थी। अच्छा, बदले में राजा को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और कंपनी की सेना अपनी रियासत में रखनी पड़ती थी और उसका खर्च भी खुद उठाना पड़ता था। अरे बाप रे। हाँ, और साथ ही उनकी विदेश नीति पर भी कंपनी का नियंत्रण हो जाता था। मतलब बिना लड़े ही रियासतें एक तरह से कंपनी के अधीन आ जाती थी। और फिर वो लॉर्ड डुलहौजी की विलय नीति भी तो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, उसने तो रही सही कसर पूरी कर दी। इसके तहत अगर किसी शासक का अपना खून का वारिस मतलब बेटा नहीं है तो उसकी रियासत गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलती थी, सीधा कंपनी राज में। सीधा कंपनी राज में मिला ली जाती थी। सतारा, झांसी, नागपुर, कई रियासतें इसी नीति का शिकार हुईं। इससे भारतीय शासकों में जबरदस्त गुस्सा फैला। तो ये तो हुआ राजनीतिक विस्तार, लेकिन आर्थिक असर क्या पड़ा? दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी की बात की थी। वो क्या था? धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सिद्धांत बताता है कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन लगातार इंग्लैंड जा रहा था, जिसके बदले भारत को कुछ खास आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा था। ये सिर्फ टैक्स का पैसा नहीं था, बल्कि भारत को कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया और ब्रिटेन में बने सामान का बाजार। इसने भारत के पारंपरिक उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग की तो कमर ही तोड़ दी। और किसानों पर लगान का बोझ तो था ही, वो तो था ही, बहुत भारी था। हाँ, ये भी सच है कि कुछ नई चीजें भी आईं। अंग्रेजी शिक्षा आई, मैकाले मिनट 1835 के बाद, रेलवे, डाक तार, ये सब भी शुरू हुआ। लेकिन वो भी शायद ब्रिटिश हितों के लिए ही ज्यादा था। काफी हद तक तो हाँ, उनका मकसद अपना प्रशासन और व्यापार चलाना था। तो ये सारे बदलाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जाहिर है इनसे असंतोष तो बढ़ ही रहा होगा। जबरदस्त असंतोष। सैनिकों में गुस्सा था अपनी सर्विस शर्तों को लेकर, राजा नवाब नाराज थे अपनी रियासतें छीनने से, किसान दबे हुए थे भारी टैक्स से, और इन सब के ऊपर लोगों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर भी खतरा महसूस होने लगा था। एक डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनके धर्म और रिवाजों को बदलना चाहते हैं। और शायद इसी माहौल में वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह फैली। हाँ बिल्कुल, वो चिंगारी थी जिसने जैसे बारूद में आग लगा दी। अफवाह ये फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। ओह, अब इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को एकदम से भड़का दिया। वो 100 साल से जो गुस्सा जमा हो रहा था ना, वो अब फटने को तैयार था। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, प्लासी ने कंपनी को बंगाल की चाबी दी, बक्सर और फिर दीवानी ने उन्हें भारत का खजाना सौंप दिया, और इन 100 सालों में कंपनी एक व्यापारी से हिंदुस्तान की शासक बन गई। हाँ, बन गई। लेकिन जैसा स्रोतों से साफ है, ये बदलाव भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए खुशहाली नहीं बल्कि शोषण और दुख लेकर आया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी, और यही बढ़ता हुआ असंतोष अगले महाविस्फोट यानी 1857 के विद्रोह की जमीन तैयार कर रहा था। अगली बार हम उसी महाविस्फोट 1857 के संग्राम पर और गहराई से बात करेंगे। लेकिन जाते जाते ये सवाल जरूर सोचने लायक है ना, कि क्या कंपनी का ये जो रूप बदला, व्यापारी से शासक बनने का, ये सिर्फ हालात का नतीजा था, या क्या शुरू से ही उनके इरादों में व्यापार के साथ साथ साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा भी छिपी हुई थी? इस पर विचार किया जा सकता है।